बहुत बहुत धन्यवाद आप सब लोगों को आपका समय निकालकर यहाँ पर आने के लिए। धन्यवाद दूंगा मैं लोकमत, हिंदी है मेरी, मराठी थोड़ा बोलते नहीं बनता है, इसलिए आप लोगों से इजाज़त चाहूँगा कि हिंदी में बात कर सकूँ। इज़ इट कंफर्टेबल हिंदी? धन्यवाद बहुत बहुत। लोकमत, मेरा मत लोकमत के लिए ये है कि ज़बरदस्त, शानदार और जिंदाबाद। ज़बरदस्त, शानदार और जिंदाबाद एक ऐसा सिस्टम जो आप सब लोगों के लिए केवल ये बात के लिए काम नहीं कर रहा है कि आप लोगों के लिए सिर्फ पेपर निकालने का काम कर रहा है। साथ साथ मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ कि हर साल कम से कम 10 से 15 अपॉर्चुनिटी ऐसी लोकमत क्रिएट करता है जिससे कि जाने अनजाने में वो पेरेंट, जाने अनजाने में वो बच्चे जिनके साथ में और जिनके साथ के बाद कोई भी लोग अवेलेबल नहीं होते हैं, वो अच्छी अच्छी इन्फॉर्मेशन लेके जा रहे हैं। नंदलाल कादिया सर का बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि आपको उन्होंने इतनी बारीकी से जानकारी दी। मैं धन्यवाद दूंगा भगत सर का, जिनका मैं भक्त हो चुका हूँ ये सब कुछ देखने के बाद। धन्यवाद बहुत बहुत सर कि आपने इतना अच्छा सुंदर प्रस्तुतिकरण लोगों के लिए और हम सब लोगों के लिए किया। जैसा कि मुझे नाम दिया गया मोटिवेशनल स्पीकर, मैं उल्टा कहता हूँ कि मैं आप लोगों से जो ऊर्जा मिलती है, जो एनर्जी मिलती है, उससे मुझे जो सीखने को मिलेगा और उसको जो मैं शेयर करने वाला हूँ, उसमें आपकी मैं इजाज़त चाहता हूँ कि मैं वन वे कम्युनिकेशन को प्रेफर नहीं करते हुए आप लोगों से आपका पार्टिसिपेशन चाहूँगा। जब भी आपको बीच में ऐसा लगे कि सर ये वाली बात थोड़ा सा रुक के आपसे पूछनी है, ये वाली बात आपसे समझनी है, ये वाली बात मैं शेयर करना चाहता हूँ, आप में से कोई बच्चा ये कहना चाहे कि सर मैं आके यहाँ पे बात करना चाहता हूँ, तो मैं उनको अलाउ करता हूँ और मैं उनको इजाज़त भी देता हूँ और मैं अपना प्रोग्राम स्टार्ट करता हूँ। सबसे इंपॉर्टेंट बात स्टूडेंट्स, खासकर आप में से कितने बच्चे ऐसे हैं जो जेईई मेंस के एग्जाम अपेयर होने वाले हैं? कितने बच्चे ऐसे हैं जो जेईई मेंस के एग्जाम में अपेयर होने वाले हैं? जेईई मेंस के एग्जाम में अपेयर होने वाले हैं। नीट के कितने स्टूडेंट जो नीट के एग्जाम में अपेयर होने वाले हैं? कितने स्टूडेंट्स हैं? अच्छा, बाकी ऐसे कितने स्टूडेंट्स हैं जो 11th क्लास में हैं और 11th क्लास से यहां पर आए हुए हैं? 11th क्लास से स्टूडेंट्स, वेलकम। संख्या 12th से ज्यादा 11th की मुझे नजर आ रही है, संख्या मेडिकल से ज्यादा मुझे इंजीनियरिंग की नजर आ रही है। खास बात सही भी है, आईआईटी का प्रोग्राम है तो इंजीनियरिंग की संख्या ज्यादा होनी है सर, उसमें कोई दो राय नहीं है। पर मैं आप सब लोगों को ये बोलूंगा बच्चों, इस समय जो बच्चे 12th स्टैंडर्ड में होकर ये जो महसूस कर रहे हैं कि 12th की एग्जामिनेशन सेशन में जो अंडर स्ट्रेस प्रेशर 2 साल पहले का सेट किया वो टारगेट, 10th क्लास पास होने के बाद का एक बड़ा सपना इस बात का कि मैं एक अच्छा इंजीनियर बनूं, सपना इस बात का कि मेरा सपना पूरा हो, सपना इस बात का कि मेरे माता पिता की इच्छा पूरी करूं, सपना इस बात का कि मैं बचपन में सोचता था कि मुझे बड़ा लक्ष्य हासिल करना है, सपना इस बात का कि मैं अपने समाज के लिए कुछ करना चाहता हूं, सपना इस बात का कि मैं मेरे दादाजी को खुश करना चाहता हूं, सपना हो सकता है कि मुझे रोबोटिक्स इंजीनियर बनना है। सपना कोई भी हो सकता है, कारण कोई भी हो सकता है। अब आप जो इस समय महसूस कर रहे हो वो क्या महसूस कर रहे हो? जो मैं महसूस कर रहा हूं, आप ये महसूस कर रहे हो कि सर अब ऐसा लग रहा है कि वो सपना पूरा मुश्किल होते हुए नजर आ रहा है। हमारी टेस्ट रैंकिंग नीचे जाती जा रही है, मार्क्स बहुत अच्छे नहीं आ रहे हैं, क्लास में जाने का मन नहीं होता, पापा मम्मी जबरदस्ती भेज देते हैं, क्लास में हम जाते हैं, टेस्ट देते हैं, रिजल्ट हमारे हिसाब से नहीं आते, जब मार्क्स नहीं आते तो हमारे मन में लगने लगता है कि एक दिन भांडा फूटने वाला है, कुछ दिनों बाद रिजल्ट आने ही वाला है। हम झूठ बोलने की कोशिश करते हैं, पापा पूछते हैं बेटा कैसी पढ़ाई चल रही है, हम बोलते हैं बहुत अच्छी चल रही है। मम्मी पूछती है कैसी पढ़ाई चल रही है, हम बोलते हैं बहुत अच्छी पढ़ाई चल रही है। पढ़ाई अच्छी चल रही है, जितनी बार हम ये शब्द बोलते हैं उतनी बार हम पर प्रेशर बढ़ता जा रहा है। हमको ये फील हो रहा है कि अब तो कुछ होने वाला है, थोड़े दिन बाद हमारा चिट्ठा खुलने वाला है। क्या यह सही है गलत है? सही है तो भी सही है और गलत है तो भी सही है। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि हर बच्चा जब 10th पास होता है तो उसके मन में 95%, 90%, 92%, 98% ये मार्क्स लिस्ट और स्टेटस मेंटालिटी ये क्रिएट करता है कि यस आई कैन डू इट, यस आई कैन डू इट, मैं कर सकता हूं, मुझे मिल सकता है। हर पेरेंट ये फील करता है कि मेरा बच्चा लाजवाब है, मेरा बच्चा 90% लाया सर। काउंसलिंग के वक्त जब बच्चे आते हैं, इंटरेक्शन होता है, पेरेंट पूछते हैं सर मेरे बच्चे का क्या होगा सर, सिलेक्शन के चांसेस हैं क्या उसके? डे 1 पे बोलते हैं। मैं कहता हूं बिल्कुल डेफिनेटली है सिलेक्शन के चांसेस। जब आते हैं, आने के 6 महीने के दरमियान वापस पेरेंट्स मीटिंग होती है, पेरेंट्स इंटरेक्ट करते हैं, पेरेंट्स बोलते हैं सर अब क्या लगता है मेरे बच्चे के बारे में, परफॉर्मेंस किस तरह का लग रहा है? तब भी मैं कहता हूं हाँ पॉसिबल है। 6 महीने के बाद वापस से उनका रिजल्ट और डाउन आता है, पेरेंट्स आते हैं, वापस से मिलते हैं और कहते हैं सर अब मेरे बच्चे का परफॉर्मेंस पहले से भी और कम हो गया है, अब बताइए सर क्या पॉसिबल है? मैं कहता हूं अभी भी पॉसिबल है।
तो एक पेरेंट उनसे कहता है, सर आपके मुंह से बस हमेशा ये सुनते हैं पॉसिबल है, पॉसिबल है, पॉसिबल है। कैसे पॉसिबल है? रिजल्ट बढ़ नहीं रहा है, बच्चे के मार्क्स बढ़ नहीं रहे हैं, बच्चा इंप्रूव हो नहीं रहा है, उसका कॉन्फिडेंस बढ़ नहीं रहा है, उसके बाद भी आप ये कह रहे हैं पॉसिबल है? फिर भी कैसा कह रहे हैं आप पॉसिबल है? आपका क्या लॉजिक उसके पीछे पॉसिबल है? ऑल इंडिया रैंकिंग उसकी आ नहीं रही, जिस टेस्ट सीरीज में वो बैठता है उसके मार्क्स बढ़ नहीं रहे हैं, फिर भी आप कह रहे हैं पॉसिबल कैसे? मैं जो देख रहा हूं वो आप नहीं देख रहे हैं, और जो आप देख रहे हैं मैं वो नहीं देख रहा हूं। आप जो देख रहे हैं वो परिणाम देख रहे हैं, और मैं जो देख रहा हूं वो मेहनत देख रहा हूं। आप जो देख रहे हैं वो रिजल्ट देख रहे हैं, नंबर्स देख रहे हैं, मार्क्स देख रहे हैं, और मैं जो देख रहा हूं वो देख रहा हूं कि बच्चे के अंदर जब वो आया था उससे लेकर आज कितना सुधार हुआ है। आप उम्मीदों से तोल रहे हैं और मैं वास्तविकता की बात कर रहा हूं। आप आकांक्षाओं में पल रहे हैं, आप लक्ष्यों की तरफ ध्यान दे रहे हैं, आप सेटेड टारगेट की तरफ उसे जागरूक कर रहे हैं, और मैं कह रहा हूं कि वो बच्चा जितनी क्षमता रखता है उतनी ही प्रयोग कर पाएगा। बच्चों से अपेक्षाएं जिस स्तर पर आज की जा रही है, हर बच्चे को IITN का सपना देकर जिस तरह से स्ट्रेस में डाला जा रहा है, हर बच्चे को एक मेडिकल इंजीनियर डॉक्टर बनने का सपना देकर जिस तरह से उसकी क्षमता और जो बनना चाहता है उसके बीच के गैप को जितना बढ़ाया जा रहा है, उतना ही ज्यादा सुसाइड रेट पाया जा रहा है। 16 बच्चे कोटा में इस साल सुसाइड किए हैं, 16 स्टूडेंट्स, 16 बच्चे कोटा में इस साल सुसाइड किए। टाइम्स ऑफ इंडिया की न्यूज से लास्ट टाइम उठा के देख लीजिए। 16 बच्चे सुसाइड करना। क्या आप में से कोई पेरेंट ये चाहेगा कि बच्चा प्रिपरेशन के दौरान बच्चा ही हमारे साथ ना रहे? नहीं, कोई नहीं चाहेगा। 16 बच्चे जब इस साल सुसाइड कोटा में करते हैं तो आप इसका मतलब समझिए सुसाइडल स्टेट में बच्चा जाता कब है। मेरी नजर में सुसाइडल स्टेट में बच्चा फ्रस्ट्रेशन में, डिप्रेशन में तब जाता है जब पेरेंट की अपेक्षा पूरी करने के लिए पेरेंट ने जो इन्वेस्टमेंट किया है, इस बात को ध्यान में रखते हुए अगर बच्चे का परफॉर्मेंस अपग्रेड नहीं होता, उस पर तनाव बढ़ता जाता है। तनाव बढ़ता है, फोन आता है, पापा रिजल्ट, मम्मी रिजल्ट, मम्मी रिजल्ट ठीक है मेरा चल रहा है, पापा उधर बैठे हुए, मम्मी इधर बैठी हुई है, कम्युनिकेशन गैप अवेलेबल है। बच्चा आज क्या शाम को रिजल्ट का इफेक्ट उस पर पड़ता है, वो शेयर नहीं कर पाता है, इमोशनली डिस्कशन नहीं हो पाता है, खाने की समस्या आती है, इंटरनल कंपैरिजन होता है, सब भावनाएं डेवलप होती है, उसके दोस्त उससे आगे निकलते जाते हैं, वो धीरे धीरे टूटना शुरू होता है। उसके बाद उसे महसूस होता है कि वो आगे निकल रहे, मैं पीछे रह रहा हूं, और आगे और पीछे की जो रेस होती है उसके ऊपर तनाव बढ़ाती है, और आपके द्वारा की गई उम्मीद वापस उसको याद दिलाती कि मैं कहीं तो भी कम पढ़ रहा हूं, मैं कम पढ़ रहा हूं का भाव, मैं कम पढ़ रहा हूं का भाव उस बच्चे को इस स्टेज पे लाके खड़ा कर देता है कि अब मैं अगर ये नहीं करूंगा तो पेरेंट क्या सोचेंगे, अगर मैं ये नहीं करूंगा तो मेरे पिताजी माताजी क्या सोचेंगे, 1 साल का मैंने गैप लिया, रिपीट किया, अब वो क्या सोचेंगे, अब उन पे क्या बीतेगी। ये भावनाएं जब हावी होती है तब बच्चा टूट जाता है। मोटिवेशनल स्पीकर के तौर पे आपने जब इस सब्जेक्ट की बात बोली तो मैंने तो सिर्फ आज यही सोचा था कि आप लोगों का स्ट्रेस कम कर पाया और आप पेरेंट और स्टूडेंट की रिलेशनशिप को 2 महीने 3 महीने तक आपको मैं संभाल पाया, तो मेरा उद्देश्य आज का पूरा होता है। एग्जाम प्रेशर बढ़ने के बाद घर का वातावरण बदल जाता है, चिड़चिड़ाहट बढ़ जाती है, पेरेंट्स एक्सपेक्टेशंस के कारण बच्चों के माता पिताओं के संबंध खराब होने लगते हैं, घर में तनाव का वातावरण इतना बढ़ता है कि खाने पे चिड़चिड़ होना चालू हो जाती है। बच्चा बैठता है, पेरेंट मार्क्स के कारण टेंशन में आता है, तेरा कुछ नहीं हो सकता है, अभी तुमको इतनी अच्छी फैसिलिटी दी हम लोगों ने, कितने अच्छे डायलॉग सुने होंगे आप लोगों ने, स्टूडेंट्स क्या कहते हुए सुना होगा पेरेंट को, हमारे समय में मिलता था क्या? हम तुम लोगों को ये जो अवेलेबल करवा के दे रहे हैं ना, तुमको समझ में आएगी, दाल आटे के भाव बाद में पता चलेंगे, तुम जानोगे जब तुम सोसाइटी में जाओगे कि कितना कंपटीशन है। हम बोलते हैं हमारी बात सुना करो, कंपटीशन बहुत हार्ड है, मानो हमारी बात को तुम। ये सुंदर सुंदर वाक्य रचना जो पेरेंट के द्वारा, भावना ये होती है मेरा बच्चा आगे बढ़े, लेकिन वो भावना के पीछे जो भाव निकलते हैं, बच्चा उल्टा उसका मतलब निकाल के कई बार डिप्रेस हो जाता है। आप लोग चाहें तो मैं कुछ बातें कहना चाहूंगा। 11th 12th में आपका बच्चा सक्सेस ना भी हो, IIT के रैंक ना भी लाए, इंजीनियरिंग के रैंक ना भी लाए, मेडिकल के रैंक ना भी लाए, तो भी वो जिंदगी में सक्सेस होगा। कुछ बातें कुछ वीडियो के माध्यम से मैं डिस्कस कर सकता हूं आप लोगों को। लोग कहते हैं हमारे बच्चे सक्सेस नहीं हो पा रहे हैं। मेरा एक ही कहना है, जितना बड़ा आपका लक्ष्य होगा, जितना बड़ा आपका लक्ष्य होगा, उतना पाने की सफलता की संभावना बढ़ती नहीं है, कम हो जाती है। अब आप बोलेंगे ऐसा कैसे? आपने लक्ष्य तय किया IIT बनना, IITN बनना, लक्ष्य बच्चे की क्षमता के अनुसार नहीं, अपनी इच्छा के अनुसार तय किया। क्या बनना है? IITN बनना। क्या बनना है? NEET क्वालिफाई करना। क्षमताओं का कोई तालमेल नहीं है, केवल इच्छाओं का तालमेल है। लक्ष्य बड़ा,
ऐसा कहते हैं जितना बड़ा लक्ष्य उतना ज्यादा डर, जितना ज्यादा डर उतना ज्यादा चांसेस ऑफ फेल्यूर। मैं उल्टा कहता हूं बच्चों को, मैं कहता हूं करना शुरू करो, करना शुरू करो, धीरे धीरे टारगेट्स, छोटे छोटे टारगेट्स बनाओ। टारगेट आपका भले ही बड़े एग्जाम हो, लेकिन उनको स्प्लिट आउट करो, छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रेक करो। जैसे कई बार बच्चे बोलते हैं सर इसका मतलब क्या निकलता है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सक्सेस का मतलब क्या निकलता है। मैं उल्टा कहता हूं, हमेशा कहता हूं 360 नंबर में से 80 नंबर लाने पर अगर मेडिकल JEE मेंस में कट ऑफ निकल सकता है लास्ट ईयर का, तो 360 में से 80 नंबर मतलब 4 नंबर का एक क्वेश्चन तो केवल 20 क्वेश्चन सही करने होते हैं, केवल 20 क्वेश्चन, केवल 20 क्वेश्चन सही करने होते हैं। मैं वापस कह रहा हूं, केवल 20 क्वेश्चन। 20 क्वेश्चन में से 3 सब्जेक्ट आपके पास अवेलेबल है, 3 में से आपका फेवरेट सब्जेक्ट जो भी होगा, मैं ऐसा भी कहता हूं उसमें आप 10 क्वेश्चन मान लीजिए। जो सब्जेक्ट आपको पसंद है उसमें 5 क्वेश्चन मान लीजिए आप। जो सब्जेक्ट आप थोड़ा बहुत पढ़ते हैं उसमें 5 क्वेश्चन मान लीजिए। टोटल क्वेश्चन कितने होते हैं स्टूडेंट्स? प्लीज पार्टिसिपेट कीजिएगा स्टूडेंट। टोटल क्वेश्चन कितने होते हैं? 20 क्वेश्चन। टोटल क्वेश्चन जो मैं अटेम्प्ट करने को बोल रहा हूं कितने होते हैं? 20। अब 20 क्वेश्चन जब अटेम्प्ट करने हैं, एक सब्जेक्ट में कितने क्वेश्चन होते हैं स्टूडेंट? मुझे जवाब दें। JEE मेंस और नेट वाले स्टूडेंट्स कितने क्वेश्चन होते हैं? कितने हैं? 30। टोटल कितने होते हैं? कितने होते हैं? 90। 90 में से 20 माइनस कर लो, कितने? 70। 70 छोड़ने, 70 छोड़ने, 20 सही करने। 2 साल की तैयारी में 20 सही करने वाले क्वेश्चंस पे ध्यान ना रहकर क्या छूट गया है, क्या रह गया है, क्या बाकी है, इसमें ये नहीं हुआ है, उसमें वो नहीं हुआ है, इसमें ये कंप्लेंट है, मुझे फैसिलिटी नहीं मिली, मुझे सुविधाएं नहीं मिली, मेरा पेपर चेक होकर मिला नहीं है, मुझे तकलीफ जा रही है, ये सारी समस्याएं हमारा ध्यान सिलेक्शन के मार्क्स से हटाकर कहां लगा देती है? कंप्लेंट्स में। और कहते हैं जब आप ब्लेम देते हो, जब आप दूसरों को दोष देते हो, तो आप दोष देने के समय अपने खुद से ध्यान हटा चुके होते हो। तो डियर स्टूडेंट, अब मैं अगर आज कहता हूं कि आज एग्जाम की डेट की पहले नवंबर, दिसंबर में आज कौन सी तारीख है स्टूडेंट्स? 8 दिसंबर। कितने दिन बाकी टोटल? टोटल कितने दिन बाकी है स्टूडेंट JEE मेंस के एग्जाम को? 7 जनवरी माना जाए कि पहला पेपर आसपास में 7 जनवरी होगा। कितने दिन बाकी हैं? कितने मंथ? 1 मंथ। मैक्सिमम स्टूडेंट 1 मंथ का प्लानिंग जो सेट करते हैं, फेल्योर स्टूडेंट जो प्लानिंग सेट करते हैं और जो सक्सेसफुल स्टूडेंट होते हैं वो प्लानिंग सेट करते हैं। मैं डिफरेंस बता रहा हूं, आपकी रेंज में आपको डिसाइड करना है। सक्सेसफुल स्टूडेंट परफेक्शन की तरफ ध्यान देते हैं और जो फेल्योर वाले स्टूडेंट्स होते हैं वो कवरेज की तरफ ध्यान देते हैं। हमको सब करना है, हमारा सर ये भी बाकी है, सर हमारा ये वाला चैप्टर भी बाकी है, ये भी बाकी है, हमारा तो ये भी छूटा हुआ है, मम्मी हमारा तो क्लास में सिलेबस भी नहीं हुआ है। 20 क्वेश्चन करना है, 5 क्वेश्चन एक सब्जेक्ट का सबसे हार्ड सब्जेक्ट माना जाए तो सब लोगों को फिजिक्स से लगता है। 5 क्वेश्चन भी उसमें माने जाए तो 5 क्वेश्चन का मतलब 25 क्वेश्चन छोड़ना। और आप सोचिएगा 25 क्वेश्चन को छोड़ देना, मतलब आपको केवल 5 क्वेश्चन जिसमें से आने वाले हैं उन टॉपिक्स पे कमांड करना, उन पे कमांड करना। अब मैं कमांड करने का मतलब वापस कह रहा हूं, परफेक्शन पे ध्यान दीजिए, कवरेज पे ध्यान मत दीजिए। परफेक्शन का मतलब किताब खुली, पढ़ा, रीड किया, समझ में आया, जितना समझ में आया उतना ठीक, हमको लगा कि हमने पढ़ लिया, दिस इज कवरेज। एंड व्हाट इज द परफेक्शन? परफेक्शन का मतलब, मेरी नजर में परफेक्शन का मतलब, अगर आप किसी टॉपिक को परफेक्ट करते हो इसका मतलब आप उसमें परफॉर्म करके अपने आप को कंफर्म करते हो। अब परफॉर्म करने का मीनिंग ये हुआ, अगर उस टॉपिक को आपने किसी भी एक किताब से थोरोली कवर अप किया, किसी भी एक किताब से थोरोली कवर अप किया, सारे क्वेश्चन उस किताब के कंप्लीट होना, ऑल क्वेश्चन कंप्लीट होने के बाद में प्रीवियस ईयर उस टॉपिक के सारे कंप्लीट होना। आपको किसी भी कोचिंग से जहां से भी आप पढ़ते हो वहां का कोई भी मॉड्यूल है वो पूरा कंप्लीट होना। वो कंप्लीट होने के बाद में आपको उस टॉपिक पे टेस्ट देना, टेस्ट देने के बाद में वापस से जितनी तीनों मॉड्यूल्स हैं उनको वापस से पूरा वर्कआउट करना। अगर आप ये करते हैं तो जाके आप कहते हैं कि आप उस टॉपिक में परफेक्ट हो रहे हैं। देखिएगा स्टूडेंट क्या बात बोल रहा हूं मैं, परफेक्शन का मतलब है इतना टाइम स्पेंड करो कि आप उसमें से जो भी चीजें पूछी जा रही है वो आपके अंदर से आ रही है, आपको सोचना नहीं पड़ रहा है, आप उस पर कमांड कर चुके हैं। 5 नंबर फिजिक्स 22 दिन, आप नवंबर के माने, दिसंबर के माने मान लीजिए 22 दिन, 5 दिन माने आप जनवरी के, कितने होते हैं टोटल मिला के? स्टूडेंट जवाब दे, स्टूडेंट टोटल कितने दिन होते हैं? टोटल कितने दिन होते हैं? 27 डेज। 27 डेज में क्या 5 चैप्टर या 5 टॉपिक, मॉडर्न फिजिक्स का चाहे टॉपिक हो,
चाहे मॉडर्न फिजिक्स के साथ साथ एटम, न्यूक्लियर, सेमीकंडक्टर, इलेक्ट्रॉनिक्स टॉपिक्स हो, पिछले 10 साल का रिकॉर्ड उठा के देख लीजिएगा, 5 से 6 क्वेश्चन तो मिनिमम उन्हीं टॉपिक से आ जाते हैं। मॉडर्न फिजिक्स और सेमीकंडक्टर डिवाइस, 5 क्वेश्चन मॉडर्न फिजिक्स और सेमीकंडक्टर डिवाइस हटा दीजिए, बाकी मैकेनिक्स हटा दीजिए, बाकी फिजिक्स का कोई भी पार्ट, तो भी सिलेक्शन की रेंज में आ जाए। फिर सिलेक्शन क्यों नहीं हो रहा है? पिछले साल बच्चों के सिलेक्शन ज्यादा क्यों नहीं हुए? क्योंकि सबका ध्यान कहां था? परफेक्शन पे या कवरेज पे? कवरेज। और आपको करना क्या था? परफेक्शन। 5 क्वेश्चन केमिस्ट्री की आज भी बोलता हूं, कहां से निकाल सकते हो? एनसीईआरटी की इनऑर्गेनिक की किताब, उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और कोई भी कोचिंग का मॉड्यूल जो आपको दिया गया है, ईमानदारी से इनऑर्गेनिक का भी आपने पढ़ लिया, जिसमें से कोऑर्डिनेशन कंपाउंड चैप्टर, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड चैप्टर के साथ साथ आप फिजिकल केमिस्ट्री के कुछ टॉपिक, जैसे फिजिक्स में आप पढ़ते हैं थर्मोडायनेमिक्स, इधर थर्मोकेमिस्ट्री, स्ट्रक्चर ऑफ एटम, एटॉमिक स्ट्रक्चर। आप फिजिक्स में पढ़ते हैं टॉपिक सेमीकंडक्टर डिवाइस, मैं इधर कहता हूं सॉलिड स्टेट तैयार कीजिए। आप फिजिक्स के साथ साथ जो टॉपिक पढ़ते हैं फिजिक्स में और जो केमिस्ट्री में मैच होते हैं, वो है थर्मोडायनेमिक्स में थर्मोकेमिस्ट्री, वो यहां पर कवर अप होता है। न्यूक्लियर फिजिक्स, इधर न्यूक्लियर केमिस्ट्री कवर होता है। बच्चों, जब आप तालमेल बिठा के सब्जेक्ट पढ़ेंगे तो फिजिक्स की मदद केमिस्ट्री में और केमिस्ट्री की मदद आपको फिजिक्स में मिलने चालू होगी। और ये तालमेल मिलाने से जो मैं बता रहा हूं फिजिक्स में 5 क्वेश्चन, वही की वही चैप्टर से 5 क्वेश्चन आप केमिस्ट्री में पकड़ सकते हो। 10 क्वेश्चन तो आपके अभी तैयार हो जाते हैं केवल 25 दिन के अंदर। बाकी जो आपका फेवरेट सब्जेक्ट होता है, मैं जानता हूं कौन सा सब्जेक्ट फेवरेट होता है आप लोगों का, मैथ्स। कौन सा सब्जेक्ट होता है? मैथ्स। बायोलॉजी वाले रहेंगे तो बायोलॉजी वालों का कौन सा सब्जेक्ट फेवरेट रहेगा? बायोलॉजी। मैथ्स वालों को कौन सा रहेगा? मैथ्स। सब नफरत करते तो एक ही सब्जेक्ट से, कौन है वो? फिजिक्स। और जो सबको अच्छा लगता है वो सब्जेक्ट कौन सा आप लोग जानते हैं? केमिस्ट्री। अब मैं इसके उपरांत बात करता हूं, मेरी प्लानिंग शेयर करने के बाद मेरे मेन टॉपिक पे आता हूं जिसके लिए मुझे इनवाइट किया गया है। आप सक्सेस नहीं हुए तो क्या? कुछ भी नहीं। क्या छीनेगा आपकी जिंदगी से? कुछ भी नहीं। माँ बाप क्या करेंगे? 2 दिन दुख मनाएंगे। क्या बोलेंगे? 2 साल पढ़ाया, कुछ रिजल्ट नहीं आया। पर सोचिए, आप सक्सेस नहीं हुए, ये आपने मान लिया तो दिक्कत है। दिक्कत ये नहीं कि आप सक्सेस नहीं हुए, दिक्कत ये कि आपका रिजल्ट नहीं आया तो आपने मान लिया कि आप सक्सेस नहीं हुए। मैं उल्टा बोल रहा हूं, रिजल्ट ना आना डायग्नोसिस होता है कि मैं सक्सेस आखिर इस एग्जाम में क्यों नहीं हुआ, इस एग्जाम में क्यों नहीं हुआ। मतलब क्योंकि ये जिंदगी के आखिरी एग्जाम नहीं आपकी, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम जेडबल मेंस हो या नेट हो, आपकी जिंदगी की आखिरी एग्जाम नहीं है, ये आपकी जिंदगी की पहली एग्जाम है जिसमें आप अपीयर कर रहे हो। सोचिएगा, जब आप 12th एंट्रेंस के बाद में कभी बी करेंगे या फिर किसी कॉलेज में जाएंगे, तब जाके आपका गैट और सेट एग्जाम होने वाला है, कैट एग्जाम होने वाला है। सोचिए, आपको इसमें समझ में आ गया कि मेरी ये गलतियां रही थी, इसके कारण मैं सक्सेस नहीं हो पाया, तो मैं ये कहता हूं आप फेल नहीं हुए, मैं कहता हूं कि आपने बाद की सक्सेस का पहला पड़ाव यहां पे पास किया। आपने अपनी गलतियां समझ ली कि क्या हुआ। दूसरा एक और बात बोलता हूं, आप में से कितने बच्चे जॉब करना चाहते हैं? कितने बच्चे प्लेस होना चाहते हैं? प्लीज हाथ खड़ा करें। 10 लाख से ऊपर का पैकेज कितने बच्चे चाहते हैं? क्या बात है, बाकी बच्चों को कुछ नहीं चाहिए? बोले 3-4 लाख में भी सफिशिएंट है सर। अरे जो मिल जाए वो बहुत है सर, अभी तो कोई टेंशन की बात ही नहीं है ना। कितने बच्चे 20 लाख का पैकेज चाहते हैं? 20 लाख। क्या बात है, अरे वाह, ज्यादा हाथ खड़े हो गए, अभी मैं उल्टा सोच रहा था। कितने बच्चे 50 लाख का पैकेज चाहते हैं? 50 लाख पर। अरे ये मिले ना मिले, कम से कम हाथ तो खड़ा करो। अब बात की बातें देखेंगे अपन, है ना। बात है, मैं बता रहा हूं कि आप में से सब बच्चे हाथ खड़ा कर रहे हैं जॉब के लिए, और मैं एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं, आप में से कितने बच्चे बिजनेस करना चाहते हैं? धन्यवाद, बहुत बहुत इनके लिए ताली बजाइए प्लीज साहब। मैं क्यों कहना चाह रहा हूं, जो आज भी ये सोचते हैं कि हमें जॉब करना है, मैं उल्टा कहता हूं, आप जैसे वीआईटी जैसे कॉलेज में जाएंगे, आप जितने बड़े बड़े कॉलेजेस में जाएंगे, तो मैं आपको एक ही बात बोलूंगा, प्लीज वहां जॉब के लिए मत जाइए, वहां जॉब क्रिएट करने के लिए जाइए। वहां नौकरी के लिए मत जाइए, वहां से नौकरी कैसे पैदा की जा सके इसके लिए जाइए। वहां किसी के सामने अपने आप को खड़ा करने के लिए मत जाइए, आप लोगों के सामने अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर सके इसलिए बनने जाइए। और दोस्तों, मैं बता दूं, जो फेल होता है वो बिजनेस अच्छा करता है, और जो पास होता है वो नौकरी अच्छी करता है। जो फेल होता है वो बिजनेस अच्छा करता है, और जो पास होता है वो नौकरी अच्छी करता है। मतलब आप में से जो पास हुए, समझ जाइए आप लोग कैलकुलेशन के मास्टर हैं, आप लोग एक्सपर्ट हैं, आपको पता है कि व्हाट इज प्रॉफिट एंड व्हाट इज लॉस। तो आप जिंदगी में कभी वो डिसीजन लेंगे नहीं जिसमें लॉस होगा। और जिसको बेचारे को कुछ समझता नहीं, वो जाने अनजाने में डिसीजन ले लेगा, देखा जाएगा जो होगा। बिजनेसमैन के मुंह से सुनेंगे आप, देखा जाएगा जो होगा, कर लेते हैं अभी तो देखेंगे बाद में क्या, क्योंकि ऑप्शन ही नहीं है, लड़ना ही पड़ेगा।
लड़ना ही पड़ेगा। जो बिना कैलकुलेशन डिसीजन ले रहा है शुरुआती स्टेज में, स्टार्टिंग स्टेज में, बाद में क्या होगा, उसे अक्ल आएगी। क्यों? जब कुछ तकलीफ होती है तो याद करो, आपको किसी ने इंसल्ट किया कहीं पे भी खड़ा करके, जैसे कई बार ऐसा होता है क्लास में किसी बच्चे को बोलता हूं, किसी को इंसल्ट फील हो जाती है, सबसे बड़ा जानी दुश्मन पुरोहित सर का। क्यों? मेरी इंसल्ट कर दी उसने। आपको या तो इंसल्ट याद रहेगी या आपको तारीफ याद रहेगी। आपके घर में, आपके जात समाज में जहां पर सक्सेस हुए, सक्सेस होने के बाद में आपको पुरस्कार मिला, आपको क्या याद रहता है? अरे यार मुझे प्राइज मिला था। वैसे एक बिजनेसमैन को क्या याद रहता है? बिजनेसमैन को ये याद रहता है कि मुझे तकलीफ मिली थी, मुझे दर्द मिला था, मुझे सीख मिली थी, मुझे लोगों ने धोखा दिया था, मुझे तकलीफें हुई। ये सब याद होते हुए अनुभव बनते। आप फेल हुए एग्जाम में, खुश हो जाइए, अच्छी अपॉर्चुनिटी है, आगे चल के आप बहुत लोगों को नौकरी बांटने वाले हैं। खुश हो जाइए कि आपने सीखा है कि आगे चल के कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम देंगे तो उसमें आप क्या करने वाले हैं। आपके मार्क्स खराब आए, खुश हो जाइए, सेलिब्रेट कीजिए, क्योंकि मार्क्स खराब आए आपके। सर ये क्या बातें कर रहे हैं, हमारे बच्चों को उल्टे काम सिखा रहे हैं आप तो क्लास में यहाँ पे। नहीं, मैं नहीं बोल रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ 18 बच्चे सुसाइड कर चुके हैं, अगर उसमें से एक बच्चा आपका होता था तो आप क्या सोचते थे? सोच के देखिए। 18 बच्चे जिंदगी से हाथ धो बैठे हैं, उन जिंदगी से बड़ा तो मुझे कोई एग्जाम नहीं लगता। और रही बात कि आज आपने उनको बड़ा किया है, तो खोने के लिए बड़ा नहीं किया, कुछ पाने के लिए बड़ा किया है, उनकी जिंदगी बेहतर बनाने के लिए बड़ा किया है। लोग सक्सेस नहीं हो पाते, ये उनकी खुद की बनाई डेफिनेशन होती है। मैं उल्टा कहता हूं, अगर आपने कोई लक्ष्य तय किया है, दो बातों पे काम करेंगे जिंदगी में। मैं स्टूडेंट से बात कर रहा हूं, पेरेंट को सिखाने जितनी मेरी हिम्मत नहीं है, पेरेंट मुझसे ज्यादा अनुभवी है। आप पहले तय करें आपको क्या करना है, दैट इज कॉल्ड टारगेट। दूसरा, आप उस पर काम करना शुरू करें जो आपने तय किया है। और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, तब तक ना रुकें जब तक कि वो हासिल ना हो जाए। उसे शब्दों में कहा जाता है कंसिस्टेंसी एंड परसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी एंड परसिस्टेंसी। आप लोगों में से कितने बच्चों ने गोल्ड मूवी देखी है? गोल्ड मूवी देखी है किसी ने? स्टूडेंट्स, किसी ने गोल्ड मूवी देखी है? धन्यवाद, बहुत बहुत। हाँ, आपने गोल्ड मूवी देखी है? प्लीज खड़े हो जाइएगा। जब क्रिकेट टीम अपने गोल्ड में हॉकी की टीम बनाते हैं वो, तो उसका एक स्टेटमेंट तुमको याद है कि हॉकी की टीम बनाने के बाद में इंडिया के पार्टीशन होते हैं, तब का कोई स्टेटमेंट याद है तुम्हें? वो क्या फील करता है? हाँ देखो, किसको जिताना चाहता है वो? इंडिया को आगे बढ़ाना चाहता है। इंडिया किसको जिताना चाहता है? इंडिया को आगे बढ़ाना चाहता है और इंडिया का नाम आगे लेना चाहता है ब्रिटिश कंट्री जैसा। अच्छा, उसके बाद तुमने दंगल मूवी देखी? नहीं। धन्यवाद बहुत बहुत। इन्होंने जवाब दिया कि वो जिस पर्पस के लिए काम कर रहा था वो इंडिया था। आप में से कई बच्चों ने जंगल मूवी देखी होगी, पेरेंट्स ने भी दंगल मूवी देखी होगी। वो किस पर्पस के लिए काम कर रहा था? किसके लिए? गोल्ड के लिए। कौन से गोल्ड के लिए? पर्सनल गोल्ड के लिए, इंडिया के लिए? पर्सनल के लिए, इंडिया के लिए? आप विचार करो, जिसने भी बड़ा टारगेट हासिल किया है उसने कोई ना कोई बड़ा गोल सेट किया है, और जब तक उसे बड़ा गोल सेट नहीं हुआ, तो आपको तो याद होगा वो दंगल का डायलॉग, ताऊ जी का चौथा बच्चा। याद है क्या किसी को? ताऊ जी का चौथा बच्चा, एक बार फिर से लड़की हुई। और पर बाद में ताऊ जी को क्लिक हुआ क्या कि गोल्ड लाने के लिए लड़के की जरूरत थोड़ी होती है। ये आपको स्टेटमेंट याद होगा। तीसरा, आपने अभी अभी मैरी कॉम का रिसेंट फाइटिंग में जो विनिंग हुआ वो देखा? सभी लोगों ने देखा या नहीं देखा? मैं अभी आप लोगों को कभी इंटरव्यू देखने का मौका मिला तो देखिएगा, मैरी कॉम जी को हिंदी बोलना भी प्रॉपर नहीं आती, हिंदी बोलना भी प्रॉपर नहीं आती, पर वो उनकी फील्ड के मास्टर है। उनके इंटरव्यू में एक बात उन्होंने बोली थी कि पहले मैं खड़ी हुई, फिर मैं गिरी, फिर मैं लड़ी, फिर मैं सीखी, फिर मैं खड़ी हुई, फिर मैं लड़ी, फिर मैं जीती, फिर मैं गिरी, फिर मैं सीखी, फिर मैं खड़ी हुई। आप क्या करते हैं? क्वेश्चन आया तो और करते हैं, नहीं आया तो छोड़ देते हैं, छोड़ने के बाद बंद कर देते हैं, बंद करने के बाद सो जाते हैं, बंद करने के बाद सो जाते हैं, फिर उसी बीच में गाना मिल गया गाना सुन लेते हैं, और उस बीच में मैथ्स मिल गया तो मैथ्स सॉल्व कर लेते हैं, बायोलॉजी मिला तो बायोलॉजी लेके बैठ जाते हैं। बात क्या है? प्रॉब्लम सॉल्विंग इज नॉट अ प्रॉब्लम सॉल्विंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग इज अ हैबिट टू फेस द प्रॉब्लम्स। जब कोई बच्चा किसी क्वेश्चन पे लगता है और लगातार लगकर आधे घंटे 15-20 मिनट तक उसको सॉल्व करके वर्कआउट करता है, वर्कआउट करने के बाद में हो सकता है उसे 2 दिन भी लग जाएं। सुपर 30 आनंद कुमार शायद जलगांव में भी आ चुके हैं, उनका एक वाक्य था कि एक बच्चे ने एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए 8 दिन भी लिए। कितने दिन लिए? 8 दिन। कितने दिन बोल रहा हूं मैं? बोले सर पागल था क्या, 8 दिन लग गए उसको? नहीं, उनका स्टेटमेंट ऐसा है, पेशेंस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द लाइफ। पेशेंस।
8 दिन कोई एक क्वेश्चन के पीछे पढ़ सकता है, मतलब वो पेशेंस रख सकता है। तो बहुत सारे बच्चे क्लास में सोच रहे होंगे क्या कॉम्पिटेटिव एग्जाम में 8 दिन बैठेंगे? बहुत सारे बच्चे तो मेरी क्लास में सोच रहे होंगे कॉम्पिटेटिव एग्जाम में क्या 8 दिन में क्वेश्चन सॉल्व करेंगे? नहीं, मैं उल्टा बोल रहा हूं। मैं कह रहा हूं प्रैक्टिस इसलिए की जाती है तो क्योंकि प्रैक्टिस करने से 8 दिन तक जो उसने क्वेश्चंस के बारे में विचार किया, उसको उस क्वेश्चन के करने के तो एक ही तरीका पता चला, लेकिन ना करने के उसको 1000 तरीके पता चल गए। थॉमस एडिसन का स्टेटमेंट, मैं 10,000 बार फेल नहीं हुआ, मुझे 10,000 वो तरीके पता है जो काम करते या नहीं करते, नहीं करते। लेकिन वाक्य सुनिए, सकारात्मक या नकारात्मक है? सकारात्मक। हमारी बुद्धि है, घटना कोई भी घटे उस घटना को कैसे स्वीकार किया जाए, इस पर हमारी सफलता तय होती है। एक बर्बाद होने पर यह कहता है कि मैं बर्बाद हो गया, एक बर्बाद होने पर यह कहता है कि मैं ये सीख गया कि अगली बार मुझे क्या करना है, मैं सीख गया कि अगली बार मुझे क्या करना है। कुछ छोटे छोटे वीडियोस के माध्यम से मैं बातें क्लियर करते जाऊंगा, क्योंकि आप सब लोगों को मूवीज पसंद है, मुझे अच्छे से पता है, और मूवीज के माध्यम से आप लोगों को समझ में आएगी। पहला, सेट द बिग टारगेट बट डिवाइड इनटू द स्मॉल सेगमेंट्स। उसमें ये सबसे बड़ा पहला पॉइंट देखिए आप वीडियो का। जब चले जियाले झूम झूम तब जग में होगी धूम धूम, देखेगी दुनिया घूम घूम, हम सबको हरा के घर लाएंगे गोल, घर लाएंगे गोल। लेकिन टीम ही नहीं बचा। टीम टूट गई, लेकिन सपना नहीं टूटना चाहिए, सपना नहीं, हौसला नहीं टूटना चाहिए, हौसला नहीं टूटना चाहिए। रुकना, यहां पे दो बातें बोली गई, एक तो आपका सपना और एक आपका हौसला। मैक्सिमम लोग हारते इसलिए हैं क्योंकि जिंदगी में ना तो वो सपना पूरा करने के लिए टिकते हैं। टिकने का मतलब समझिएगा मैं क्या कह रहा हूं। आप बोलते हैं कि मैं फेल हो गया मतलब मैं छोड़ दूंगा। अरे बोले छोड़ना ही पड़ेगा, एडमिशन तो कहीं के लेना पड़ेगा ना सर। 12th के बाद क्या आप क्या बोल रहे हो कि 10 साल तक हमें इंजीनियरिंग की तैयारी करें? नहीं नहीं नहीं, वैसा नहीं है। इंजीनियरिंग क्यों करना है, इंजीनियरिंग क्यों करना है, क्यों का पीछे जो जवाब है वो आपका सपना है, और इंजीनियरिंग एक जरिया है उस सपने को पूरा करने का। अब देखिए, आपकी नजर अगर सपने पे हुई तो इंजीनियरिंग से वो सपना हासिल नहीं भी हुआ तो कहीं ना कहीं से तो हासिल हो सकता है। अरे कहीं ना कहीं से तो हासिल हो सकता है। यस नो, आपका सपना पैसा है तो इंजीनियर पैसा कमाते हैं क्या? बस मुझे उल्टा लगता है, इंजीनियर पैसा नहीं कमाते, इंडस्ट्रियलिस्ट पैसा कमाते हैं इंजीनियर हायर करके। इंजीनियर पैसा नहीं कमाते हैं, जिंदगी निकाल देते हैं पूरी इंजीनियरिंग में। इंजीनियर पैसा नहीं कमाते, इंडस्ट्रियलिस्ट पैसा कमाता है उनको हायर करके। अगर आपका सपना पैसा है तो फेल होने का डर क्या फिर? अगर आपका सपना बड़ा आदमी बनना है तो फेल होने का डर क्या फिर? अगर आपका सपना बिजनेस खड़ा करना है तो फेल होने का डर क्या फिर? डर कब आता है? जब आपका सपने पे ध्यान ना हो कि आपको क्या बनना है। आप परेशान कब होते हैं? जब आपका ध्यान सपने पे ना हो कि आपको क्या बनना है, और आप अगर नहीं बन पाए तो आप क्या करेंगे। मैं उल्टा बोलता हूं, अगर आपकी एग्जाम में फ्लॉप हो गए, बच्चों सेलिब्रेट करना, 4 साल जिंदगी के आपके बहुत सुनहरे बीतने वाले हैं, क्योंकि 4 साल में आप बहुत कुछ बदल देंगे अगर आपका सपना क्लियर है और आप में साहस है। साहस मतलब मैं लड़ूंगा परिणाम कुछ भी हो, मैं करूंगा परिणाम कुछ भी हो। सेकंड नंबर, वीडियो से बताइएगा, कंसिस्टेंसी ऑफ द टारगेट अचीवमेंट, लगातार लगे रहना। जबरदस्त, ले फिर आ गए, फिर आ गए। सब राज्य खुश है? राजू खुशी है ना? तेरे को क्या लगता था कि नहीं लौटेंगे? गलत। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे। आप छोड़ देते हैं, ये तोड़ने तक नहीं छोड़ा। बहुत 21 लंबा साल जंगल चलेगा रे तो हमारा। तैयार है? हैं? देखिएगा, 21 साल लगे उस आदमी को पहाड़ को तोड़ने को। तब तक उसे लोगों ने मूर्ख कहा, बेवकूफ कहा, पागल हो गया कहा, क्या सोचता है ये, क्या इसका दिमाग काम नहीं करता है कहा। 21 साल में तो पता है लोग 5 शादी कर लेते। अरे काहे को इतना दिमाग लगाया? एक जाति दूसरी ले आते, दूसरी जाति तीसरी ले आते, 5 शादी कर लेते 21 साल में तो। पर वो 21 साल में एक चीज पे काम किया कि मेरी माशुका से मैं प्रेम करता था और उस प्रेम के बीच में तू आ गया, तेरे कारण मैं उससे नहीं बचा पाया। शायद देखियो किसी ने मूवी माझी, देखिए क्या? अरे देखिए कि नहीं देखी है? कितने बच्चों ने देखी माझी? माझी द माउंटेन जिसने मूवी देखी होगी उसको पता होगा कि उसने एक पहाड़ को 21 साल तक लगातार काम करके तोड़ा। एक पहाड़ को चीनी हथौड़े से और सिब्बल से पहाड़ को तोड़ा। उस समय कुछ भी नहीं अवेलेबल था। सोचिएगा क्या उसने सोचा कि लोग क्या कहेंगे। आप आज सबसे ज्यादा ये सोचते हैं कि मेरे दोस्त क्या कहेंगे, मेरे पापा मम्मी क्या कहेंगे,
पापा मम्मी के दोस्त, उनके पेरेंट क्या कहेंगे। सबसे ज़्यादा दिमाग में अभी जो मेरे 10th क्लास के बच्चे, 12th क्लास के बच्चे जो जा रहे हैं एग्जाम में, उनके दिमाग में यही आता है कि हम फेल हो गए तो लोग क्या कहेंगे। इसने कभी सोचा कि लोग क्या कहेंगे? 21 साल तक एक टारगेट पे काम करने वाले व्यक्ति को कितने लोगों ने क्या क्या कमेंट दिए होंगे, आप सोचिए। कभी सोचा नहीं। लगातार वापस से उस पॉइंट को रिपीट करने में देखिए उसने क्या कहा था। उसने कहा था फिर आ गए हम, तुझे क्या लगा था नहीं आएंगे, तोड़ेंगे नहीं, छोड़ेंगे नहीं जब तक तोड़ेंगे नहीं, ये वाक्य था उसका। और आप बीच में क्या कर देते हैं? छोड़ देते हैं, लगे रहते हैं। अरे छोड़ देते हैं, लगे रहते हैं, छोड़ देते हैं, लगे रहते हैं, पक्का छोड़ देते हैं। इसलिए आप फील करते हैं कि हम हार गए। अगला, थर्ड, लव एंड डेडिकेशन फॉर योर टारगेट। उसी मूवी का एक वाक्य है, वो सब छोड़ छाड़ के आपको पहाड़ तोड़ने का काम मिला है। भाई अपना अपना हुनर है। आप पढ़ाई लिखाई करते हैं, हम पहाड़ तोड़ते हैं। और इतना ताकत कहां से लाते हैं? ये प्रेम है। पहले अपने जोरू से था। जोरू मतलब पत्नी, अभी पहाड़ से है। इतना बड़ा बात आप इतना आसानी से बोल दिए। देखिए यहां पर बात उसने क्या बोली, पहले जोरू से प्रेम था, बाद में पहाड़ से हो गया। आपको सही में किससे प्रेम है? प्रेम मतलब मैं शादी वाला प्रेम नहीं बोल रहा बच्चों, उस प्रेम का मतलब नहीं बोल रहा मैं। प्रेम का मतलब बोल रहा हूं कि आप किसके लिए समर्पित हो सकते हैं, किस लक्ष्य के लिए अपने आप को झोंक सकते हैं, किस चीज के लिए अपने आप को लंबे समय तक लगा सकते हैं। उस प्रेम का मतलब ये निकलता है। वहां उसको उसकी पत्नी से था। धीरूभाई अंबानी को गुरु मूवी देखी होगी, गुरुकांत देसाई, गुरु मूवी, उस मूवी का एक सीन था। उसी सीन में यह बताया गया था उसको बिजनेस से प्रेम था। कोई और व्यक्ति जिसको किसी और से प्रेम है, किसी को देश से प्रेम है, किसी को माँ बाप के सपना पूरा करने से प्रेम है, किसी को खुद कुछ बड़ा देश के लिए करने से प्रेम है, किसी को इसरो में जाने से प्रेम है। किसके लिए आपको लव है, किसके लिए आप अपने आप को डेडिकेट कर सकते हैं, इस पर डिपेंड करता है कि आप जिंदगी में क्या हासिल कर सकते हैं। क्योंकि बेटा जब कुछ नहीं मिलता तब भी आप काम कर सको तो वो आपका प्यार है। 21 साल तक पहाड़ खोदने का 1 रुपया नहीं मिला उसको। मिली तो गालियां, मिली तो पागलपन, मिली तो बेवकूफी, लेकिन 21 साल तक उस चीज के लिए लगा वो तभी रहा जब उससे उसको प्रेम था। इसका मतलब सर, इसका मतलब आप ये कहना चाह रहे हो कि आगे चल के हमको फ्री में जॉब करना चाहिए? अरे नहीं, ऐसा नहीं कह रहा हूं मैं ये कह रहा हूं आगे चल के कोई भी आपने काम किया जिससे आप प्यार करते हैं, जिसमें आप डेडिकेट करते हैं, कल चल के उसमें पैसा नहीं भी आया तो आप कभी भी डिप्रेस नहीं होंगे, क्योंकि वो आपका टारगेट है। बीच में कभी नेगेटिव स्टेट्स भी आएंगे लाइफ में, तब भी आप कभी डिप्रेस नहीं होंगे। एक और छोटी सी बात, एक और वीडियो के माध्यम से, व्हाट यू कैन सी नो वन कैन अदर सी। दुनिया में जो आप देख सकते हैं कि आप क्या बन सकते हैं, आप क्या कर सकते हैं, कोई और नहीं देख पाएगा। यही बात उसके लिए उसी मूवी का एक सीन है। सीन कैसा है मैं बता रहा हूं। सीन ऐसा है कि उसे दिल्ली जाना था पहाड़ के बारे में इंफॉर्मेशन कन्वे करने के लिए, माँ जी को। तो पहाड़ के बारे में इंफॉर्मेशन कन्वे करने के लिए यह सीन ऐसा है कि ट्रेन में जाते समय टीटी उसे धक्का मार के बाहर भेज देता है, धक्का मार के। देखिए क्या सीन है वो। बड़ी जागती हो गई भैया। चाय पीते पीते क्या बात करेगा देखिएगा, चाय पीते पीते पी लो, चाय पियो। कोना बात नहीं, जाएंगे दिल्ली पैदल। घूम गया है का? हाँ तो अरे 1300 किलोमीटर है, आया गया है 1300 किलोमीटर। पहले से नाप दीजिएगा। जाना तो है ही है, और जाएंगे जरूर। 1300 किलोमीटर पैदल चलना सही में भी उसको पागलपन का नाम दिया जाएगा। 1300 किलोमीटर पैदल चल के कोई आदमी जा सकता है तो उसका एक ही कारण हो सकता है कि सही में वो जाना चाहता है, सही में वो जाना चाहता है। आप में से बहुत से बच्चे एडमिशन लेते हैं पेरेंट की मर्जी से, आप में से बहुत से बच्चे एडमिशन लेते हैं, पढ़ते हैं दोस्त की मर्जी से, आप में से बहुत से बच्चे सक्सेस होना चाहते हैं क्योंकि मेरा दोस्त सक्सेस होना चाहता है, आप में से बहुत से बच्चे किसी छोटे से टाइम की इंस्पिरेशन से इंस्पायर होकर सक्सेस होना चाहते हैं। खुद की वजह कुछ नहीं है। जब तक खुद की वजह नहीं होगी तब तक आप कभी टिक नहीं पाओगे, ये याद रखना। खुद की वजह ढूंढो, पेरेंट को खुश मत करो। खुद की वजह ढूंढो कि आपको क्यों करना है, किसी को खुश मत करो, खुद को खुश करने के लिए काम करो। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप जब दूसरों को खुश करने जाओगे तो लगे नहीं रह पाओगे। आप लगे तभी रह सकते हो जब आप खुद को खुशी देने के लिए काम करोगे। एक और छोटी सी बात, प्री अजम्पशन अबाउट सक्सेस एंड फेल्यूर। ये बात मैं शेयर कर रहा हूं। गुरु मूवी के अंदर एक सीन था। गुरु मूवी में यह सीन ऐसा है
कि वो गुरु जिसको बताया गया है वो जॉब करता है, जॉब करने के बाद में मालिक को काम पसंद आता है, काम पसंद आने के बाद में मालिक कहता है कि तेरा प्रमोशन होगा, अब तू आगे नौकरी कर और अच्छे से मेहनत कर, तुझे टाई हासिल करनी है। और वो जॉब छोड़ के चला जाता है। वो कहता है मालिक को कि मैं काम नहीं करूंगा। तो क्वेश्चन आता है क्यों काम नहीं करेगा? बोले आपको मेरा काम पसंद है? हाँ पसंद है। बोले साहब को मेरा काम पसंद है? पसंद है। बोले कुछ होगा तो पसंद होगा? बिल्कुल है। तो बोले खुद के लिए काम करूंगा। क्या बोलता है वो? जब आपको पसंद है, उनको पसंद है, तो खुद के लिए काम करूंगा, ये बोल के वो निकल जाता है। और जब वो घर में आता है तो अपने घर में, आप जानते हैं अपने घर में बहुत बड़ा अनुभव का टैंक होता है, जैसे पिताजी कहते हैं। बच्चों, अपने घर में बहुत बड़ा अनुभव का टैंक है, दादाजी कहते हैं। दादाजी और पिताजी के मन में उनके पुराने जो अनुभव हैं, पुराने अनुभव के कारण उनकी मेंटेलिटी अलग टाइप की होती है। और उस मेंटेलिटी के कारण कई बार वो आपको जिंदगी में पीछे ना आ जाए इसलिए समझाते रहते हैं कि ये काम मत करना गलत काम है, ये काम मत करना गलत काम है, ये काम मत करना गलत काम है। उसी पे आधारित एक वाक्य है। जब उसके पिताजी से उसका डिस्कशन होता है, उसके पिताजी में प्री अजम्पशन रहता है कि धंधा कर ही नहीं सकता है तू, बिजनेस कर ही नहीं सकता है तू। और उसका जो स्टेटमेंट है पिताजी के साथ में, वो सुनिएगा कितना सुंदर स्टेटमेंट है, बताइएगा। क्योंकि आप फेल हो गए इसका मतलब ये नहीं कि मैं पास नहीं हूंगा। ले रख इसको, अपनी बर्बादी का टाइम देखने में आसानी रहेगी। ये उसके पिताजी हैं। बर्बादी का टाइम देखने के लिए घड़ी कमाएगी तेरे। और उसका वाक्य था कि आप फेल हो गए इसका मतलब ये नहीं कि मैं पास नहीं हो सकता। बिजनेस को खड़ा करने के लिए उसका वाक्य था। एक और सुंदर वाक्य है, इफ यू गॉट फेल्यूर देन लर्न टू स्टैंड अगेंस्ट इन द वर्क मोर। अगर आप कभी जिंदगी में फेल हो जाएं, एग्जाम नहीं बोल रहा हूं, लाइफ में भी बोल रहा हूं, तब इस सीन से जरूर सीखें कि कैसे वापस से खड़ा होना है और स्टैंड करना है। देखिए गुरु मूवी का एक वाक्य है, पैसे बचाने के लिए पायधुनी से 20-20 किलोमीटर चलाओ, केला सिर का ये बड़ा गत्ता सर पे ठोके। पैसे की कीमत क्या होती है मैं जानता हूं। अगर पैसा बन सकता था तो मैंने बनाया है, लेकिन सिर्फ अपने लिए नहीं, अपने 30 लाख शेयर होल्डर के लिए भी। शक्ति कॉर्पोरेशन पे लगाए 29 आरोपों में से 2 सही साबित हुए। देखिएगा, इसका मीनिंग ये था, उसके बिजनेस पे प्रॉब्लम गई थी, प्रॉब्लम जाने के बाद बिजनेस फेल हो गया था। इनकम टैक्स, कस्टम ड्यूटी और बहुत सारे टैक्सेशन की रेड हुई थी। रेड होने के बाद में वो बिजनेस में फ्लॉप हो चुका था लगभग। मैं स्टूडेंट्स के लिए बात कर रहा हूँ, पेरेंट के लिए, पेरेंट्स सब जानते हैं, मैं स्टूडेंट्स के लिए बात कर रहा हूँ। तो स्टूडेंट्स, फिर भी उसका क्या वाक्य था, फिर उसके इस वाक्य में ये बताया गया है कि मैं वापस से खड़ा हुआ और वापस खड़ा हो रहा हूँ और आगे वापस बढ़ूंगा। उसने कहा जब मैंने धंधा चालू किया था ना, तो ये नहीं जानता था कि टैक्स क्या होता है, क्या इनकम टैक्स होता है, क्या जीएसटी होता है और क्या कौन सा टैक्स होता है, मैं ये नहीं जानता था। लेकिन मुझे धंधा करना है मैं जानता था, मुझे करना है, धंधा करना है मैं जानता था। मतलब आपको क्या करना है अगर आप ये जानते हैं तो बीच में कितनी भी तकलीफ आन दो, आप उसका सोल्यूशन निकाल ही लेंगे। दूसरा, आप लगे रहते हैं कि मुझे करना ही है, तो डेफिनेटली फाइनली होता यही है, तकलीफ कितनी भी आने दीजिए, नजरें मेरी टिकी रहे और कदम मेरे चलते रहे, नजरें मेरी टिकी रहे और कदम मेरे चलते रहे, तो कौन रोक सका था मुझे जो कौन रोक पाएगा। ये वाक्य हमेशा याद रखिएगा, नजरें आपकी टारगेट पे और आपके कदम चलने चाहिए। आगे एक और बात, अभी आपका कौन सा टाइम चल रहा है? एग्जामिनेशन टाइम। मन में डर तो आता ही है कि अब क्या होने वाला है, क्योंकि बहुत कम दिन बचे, काउंटडाउन चल रहा है। और मेन बात पता है डर किस बात का लगता है कि अब चिट्ठा खुलने वाला है। मैं स्टूडेंट था ना, तो मुझे यही लगता था कि अभी तक जितने दिन मैंने संभाल लिया घर वालों को, सब मैनेज कर लिया, वो सब आने वाला आउटकम्स हुए। तो वो ये है कि एग्जाम फियर, रिजल्ट फियर एंड देन रिमेम्बरेंस। तो प्लीज ये बात जरूर याद रखिएगा, जरूर जाके सॉन्ग डाउनलोड कीजिए और बार बार सुनते रहिए, आपके लिए बहुत फायदे का सॉन्ग है, प्लीज चलाइएगा। डर किस बात का? फ्यूचर का। उसकी जान का क्या होगा, सीख घुसेगी या साला कीमा होगा ये भी नहीं पता उसको। कोई ना जाने अपना फ्यूचर क्या होगा, तो ऊँट घुमा सीढ़ी बजा के बोल भैया ऑरेंज में। सब वेले बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है। क्या जाने अंडे का क्या होगा, लाइफ मिलेगी या तवे पे फ्राई होगा। अभी आप अंडे हो, कोई ना जाने अपना फ्यूचर क्या होगा,
यहाँ मतलब ये है कि आपकी जिंदगी एक अंडा है, आप भी नहीं जानते कि आगे क्या होने वाला है, और उसकी भी आप चिंता कर रहे हैं कि मैं फ्राई होऊंगा या फिर क्या होगा मेरा आगे। वाक्य तो आपने कई बार सुना है और कई बार जाना भी है, सही टाइम पे याद करना बहुत जरूरी है। बात यह है कि आप किसकी चिंता कर रहे हैं कि आपके फ्यूचर का क्या होगा। आपसे पहले हजारों के बने और हजारों के बिगड़े, तो आपके बाद भी हजारों के बनेंगे और हजारों के बिगड़ेंगे। चिंता किस बात की, तनाव किस बात का, सक्सेस नहीं मिली तो प्रॉब्लम किस बात की, क्योंकि हम तो जानते ही नहीं कि हमारी जिंदगी में क्या होने वाला है। आगे बताना बेटा। प्रेजेंट टाइम बेस्ट इन मैनर, मतलब 27 दिन आप लोगों के हाथ में बचे हैं, मैं उसको सही तरह से यूज करने के लिए बोलूंगा। इस समय आपके दिमाग में चल रहा होगा कि फेल होंगे कि पास होंगे, तो मैं उल्टा बोलूंगा खेल लो, जो हो जाएगा हो जाएगा। पास हो गए तो भी चलेगा और फेल हो गए तो भी चलेगा, खेल लो, जी लो, 25-22 दिन 30 दिन आप मस्ती कर लो, मतलब पढ़ाई के साथ में जो आए मन में सब पढ़ लो, जो करना है सब ट्राई करके देख लो। इससे ज्यादा क्या होगा कि फेल हो जाएंगे, उससे ज्यादा कुछ नहीं होगा। तो ये वाक्य चक दे इंडिया मूवी का आप लोगों ने देखा ही होगा, इंस्पिरेशनल कोट्स था। लास्ट में टीम को जीतने के लिए जिस तरह से अपने शाहरुख खान जी ने टीम को मोटिवेट किया था, वो बात थोड़ा सा सुनिएगा आप लोगों के फायदे की, स्टूडेंट्स के लिए प्लीज। से खास 70 मिनट, आज तुम अच्छा खेलो या बुरा, ये 70 मिनट तुम्हें जिंदगी भर याद रहेंगे। तो कैसे खेलना है आज मैं तुम्हें नहीं बताऊंगा, बस इतना कहूंगा कि जाओ और ये 70 मिनट जी भर कर खेल लो। 27 दिन जी भर के पढ़ो, इसके बाद आने वाली जिंदगी में वापस नहीं मिलेंगे टाइम, चाहे कुछ सही हो या ना हो, चाहे कुछ रहे या ना रहे, तुम हारो या जीतो, लेकिन ये 70 मिनट तुमसे कोई नहीं छीन सकता। 27 दिन कोई नहीं छीन सकता, हाँ? कोई नहीं। तो मैंने सोचा कि इस मैच में कैसा खेलना है आज मैं तुम्हें नहीं बताऊंगा, बल्कि तुम मुझे बताओगे खेलकर, क्योंकि मैं जानता हूं कि अगर ये 70 मिनट इस टीम का हर प्लेयर अपनी जिंदगी की सबसे बढ़िया हॉकी खेल गया, तो ये 70 मिनट खुदा भी तुमसे वापस नहीं मांग सकता। रोकना बेटा, खुदा भी तुमसे वापस नहीं मांग सकता। 27 दिन बचे हैं आप लोगों के पास में, जैसा पढ़ना पढ़िए, मन लगा के पढ़िए, एकदम बिंदास पढ़िए, और ये सोच के मत पढ़िए रिजल्ट क्या आने वाला है, प्लानिंग के साथ पढ़िए, टारगेट छोटे रखिए। फिर मैं कह रहा हूं टारगेट छोटे रखिए। आप क्या कर रहे हैं, 30 दिन एक सब्जेक्ट में 40 चैप्टर, टोटल मिला के 120 चैप्टर, 120 चैप्टर 30 दिन, एक दिन में कितने चैप्टर, अरे कितने चैप्टर एक दिन में, 4 या 5, 4 चैप्टर हो पाएंगे क्या, हो पाएंगे क्या? सुबह शुरू करते हैं कि सुबह से लेकर शाम तक रिवाइज कर लेंगे, होंगे ही नहीं, होंगे ही नहीं। तो आपको लगता है कि यार जो सोचते वो तो कभी होता नहीं, और जब सोचते और नहीं होता तो एग्जाम में क्या होगा। आप उल्टा कीजिए, आप क्या कीजिए, 5 चैप्टर, 6 चैप्टर, 7 चैप्टर फिजिक्स के, 10 चैप्टर केमिस्ट्री के, जो फेवरेट सब्जेक्ट उसके 15-20 चैप्टर, उनमें परफेक्शन। कम टारगेट सेट कीजिए, हासिल कीजिए। आप छोटा टारगेट रखेंगे और हासिल करेंगे तो देखना, आप छोटा टारगेट रखने से, अगर मैं आपको बोलूं कि आप रोज सुबह उठ के जाइए और आप दौड़िए, आपको थोड़ा डिफिकल्ट लगेगा। लास्ट के 2 स्टेटमेंट्स थोड़ा सुनिएगा, कम बैक एंड डेवलप न्यू हैबिट्स फॉर द सक्सेस। ये 1 मिनट रुकिएगा बेटा, ये बात कौन सी है, आप सब लोग जानते हैं, संजू मूवी देखी आप लोगों ने? अरे संजू देखिए क्या, आपको पता है ग्रेविटेशन क्या होता है? ग्रेविटेशन पता है, संजू और ग्रेविटेशन का बहुत बड़ा तालमेल है। आप बोलेंगे सर ग्रेविटेशन का तालमेल कैसे संजू से? आपकी जिंदगी में बैड हैबिट्स आपको खींचती है जैसे ग्रेविटेशन खींचता है। किसी ऑब्जेक्ट को उठा के थ्रो करो, वो ऊपर जाएगा वापस नीचे आएगा, अरे आएगा कि नहीं आएगा? किस कारण आएगा? आप अपनी नई आदतें डालना चाहोगे, पुरानी आदतें खींचेगी। क्या खींचेगी कि वापस आ जा बेटा। 96% एनर्जी, 90 कितनी 6% एनर्जी काय में लगती है पता है आप लोगों को? 96% एनर्जी लगती है सैटेलाइट को लॉन्च करने में। किसको लॉन्च करने में? अरे किसको लॉन्च करने में? 4% एनर्जी जो घूमता है। आपकी जिंदगी की 96% एनर्जी जो लगती है ना, बुरी आदतों को खत्म करने में लगती है, और 4% एनर्जी जो है ना, वो उनको रिटेन करने में लगती है। तो अभी आपकी आदतें क्या है? सर रात को 3 बजे तक पढ़ता हूं। क्या है? सुबह देर से उठता हूं। और क्या आदत है? ज्यादा बड़ा टारगेट सेट करता हूं। और क्या आदत है? अपने आप से वो कमिटमेंट करता हूं जो सारे फेल होते हैं। और क्या आदत है? घर वालों से झूठ बोलता हूं। और क्या आदत है? बार बार रिजल्ट छुपाता हूं। और क्या आदत है? दोस्तों के साथ में जाता हूं और बोलता हूं जान दे रहे बहुत हो गया यार, अब खत्म हो जाए जल्दी एग्जाम, बहुत हो गया अभी। ये सब आदतें 27 दिन में बदलेगी तो नहीं, लेकिन आप थोड़ा चाहोगे ना तो उसमें सुधार करने की कोशिश ये करो। टारगेट छोटा,
मेंटेलिटी पॉजिटिव, टारगेट बड़ा, मेंटेलिटी नेगेटिव। तो ये जो बात है, संजू मूवी का एक सीन था जिसमें उसके पिताजी ने, संजू के रीबैक करने में उसके पिताजी का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन था। उसके फादर का जितना बड़ा कंट्रीब्यूशन था, मेरी नज़र में मूवी में कहीं किसी का कंट्रीब्यूशन नजर नहीं आया। तो संजू मूवी में संजू के पास एक बात थी कि उनकी माताजी एक्सपायर हुई थी, तो बार बार उसको माताजी का पिक्चर याद रहता था कि मेरी माँ के लिए मुझे कुछ करना है, मेरी माँ के लिए मुझे चेंज होना है। आपके बुरे समय में आपको किसका पिक्चर याद आता है? बोले सर मुझे तो मेरी गर्लफ्रेंड का पिक्चर याद आता है। लड़के क्या कहेंगे, मुझे बॉयफ्रेंड का पिक्चर याद आता है। इन दोनों को छोड़कर कोई नया टॉपिक हो तो बात करेंगे अपन, है ना। आपको माँ का आता है, पिताजी का आता है, दादा का आता है, दादी का आता है, देश का आता है, किसी का आता है, किसी ना किसी का तो आता है जिसको देख के आप जिंदा हो, जिसको देख के आपको लगता है कि मुझे सोर्स मिलता है एनर्जी का। कोई भी हो सकता है, वो याद आना चाहिए, ऐसा इसकी तरह। देखिएगा क्या था। इन गर्दिशों के बादलों पे चढ़ के वक्त का गिरेबा पकड़ के पूछना है जीत का पता, जीत का पता। इन मुट्ठियों में चांद तारे भर के आसमां की हद से गुजर के हो जा तू भीड़ से जुदा, भीड़ से जुदा, भीड़ से जुदा। कहने को जर्रा है तू, लोहे का छर्रा है तू, टूटी शमशीरों से ही हो। गिरने का मतलब प्रॉब्लम मैदान फतेह कर, हर मैदान फतेह कर, हर मैदान फतेह रे बंदेया, हर मैदान फतेह कर, हर मैदान फतेह कर, हर मैदान फतेह कर, हर मैदान कर। हर मैदान फतेह का मतलब है कि हर चीज में जीत हासिल होगी तुझे। और देखिए उस समय की बात थी जब बैड हैबिट्स थी, ड्रग्स लेना बहुत बुरी बात होती है, और ड्रग्स लेने से वापस निकलना उससे बड़ी बात होती है, उससे बड़ी बात होती है। और बड़ी बात में आदमी केवल तकलीफ में एक ही चीज से बाहर निकलता है, अगर वो किसी को सच्चा प्यार करता है, उसके लिए बदलना चाहता है, तो ही पॉसिबल हो सकता है। उसके लिए माँ थी, तो अब भी गिरते समय उनका जो पिक्चर बताया गया है वो माँ का पिक्चर बताया गया है। और कमबैक होने के लिए जो मोटिवेशनल सोर्स था उनके लिए, वो उनकी मदर थी। कोई तो होगा आपका सोर्स जो वापस आपको कमबैक करने के लिए, एग्जामिनेशन मेंटेलिटी को पॉजिटिव टर्न करने के लिए, कोई तो हो सकता है जो आपको बदले। उसका पिक्चर याद करो, उसको बार बार लिखो, कागज पे लिखते रहो, वो आपको बदलेगा। आखिरी पॉइंट है, क्लोज करूंगा इसके बाद में। डू हार्ड वर्क एंड क्रिएट ओन डेस्टिनी। मत बैठिए, का पता भगवान हमरे भरोसे बैठा हो। इसका मतलब ये था, ये माजिदा माउंटेन का एक लास्ट सीन था, जब पहाड़ तोड़ने के बाद की बात थी। ये वापस प्ले करना होगा ना तुम्हें। तो पहाड़ तोड़ने के बाद में उससे पूछा गया कि आप क्या सोचते हैं इतनी बड़ी सफलता हासिल करने के बाद में, क्या सोचते हैं आप? तो उसका ये प्रतिक्रिया था, अभी आप क्या बोलते हो, अगरबत्ती लगाना चालू कर दो, मम्मी मानता कर लो, घर जाके आप हनुमान जी के लिए कुछ प्रसाद चढ़ा दो, भगवान से मांगो स्वामी समर्थ मेरा कुछ भला हो जाए। कुछ नहीं होना है, होना ही नहीं है। कर्म प्रधान जिंदगी है, जो आप कर्म करोगे वो आपको मिलना है, और वो तय मिलना ही है, ना कम मिलेगा ना ज़्यादा मिलेगा। उसका भी एक वाक्य था आखिरी में कि भाग्य और भगवान के भरोसे मत बैठिए, क्या पता भगवान आपके भरोसे बैठा हो। इतना कहकर मैं अपने आप को रोकूंगा और आप लोगों को धन्यवाद दूंगा कि आप लोगों ने समय निकाला, सीखा, और मुझे आप लोगों से आज सीखने को मिला। धन्यवाद बहुत बहुत।